हेलो साथियों, आज हम ले रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज C6 चल रही है, उसमें पार्ट 9 नवा पार्ट है बहुलक। हमने पार्ट 8 में भी बहुलक पढ़ा था। उसमें हमने व्यक्तिक बहुलक क्या होता है, व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं और खंडित श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने पढ़ा। सतत श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात होगा, ये हम पार्ट 9 में आज पढ़ेंगे। सतत श्रेणी में बहुलक के लिए जैसे निरीक्षण रीति, समूहन रीति, वो तो एज इट इज है, यहाँ पर भी है। निरीक्षण रीति में क्या मालूम पड़ जाता है कि बहुलक वर्ग कौन सा है, एकदम देखने पे ही मालूम पड़ जाता है। समूहन रीति में बहुत बड़ा टेबल बनाते हैं, तब मालूम पड़ता है बहुलक वर्ग कौन सा है। लेकिन जैसे हमें खंडित श्रेणी में डायरेक्ट बहुलक ये है, ये आंसर हम लिख देते थे, वैसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुलक वर्ग का चयन होगा। उस वर्ग के ऊपर हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। अब सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी 2-3 फार्मूले अलग अलग सिचुएशन के अनुसार हैं। देखिए, सबसे पहले हम बहुलक के कौन कौन से फार्मूले लग सकते हैं, किन परिस्थितियों में लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुलक वर्ग तो मिल जाएगा, फार्मूला कौन सा चलेगा। सबसे पहले है z = L1 प्लस F1 अपन F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक, ये कब चलेगा, जब आरोही क्रम में श्रेणी जमी हुई है तब। दूसरा फार्मूला है z = L2 माइनस L2, अपर लिमिट ले ली तो फिर माइनस होगा, है ना। L2 माइनस एज इट इज वही ऊपर वाली वैल्यू, ये अवरोही क्रम में लगेगा। ठीक है, यहां पर L1 का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 मतलब बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, F1 बहुलक वर्ग की स्वयं की आवृत्ति, F0 उससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, F2 उसके बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, I बहुलक वर्ग का अंतराल। ठीक है, ये दोनों फार्मूले यदि हम चलाते हैं और यदि हमारा आंसर बहुलक वर्ग के बीच में न आए, उससे बाहर चला जाए, ऐसी स्थिति में वैकल्पिक सूत्र, अल्टरनेटिव फार्मूला हमें चलाना पड़ेगा। जब हमारा उत्तर बहुलक का जो मूल्य है वो बहुलक वर्ग की सीमाओं से बाहर चला जाए, या तो बहुत ज़्यादा आ जाए या उससे कम आ जाए, तो ये वैकल्पिक सूत्र है z = L1 प्लस F2 अपन F2 प्लस F0 इंटू I। ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा भी है, यदि बहुलक वर्ग की आवृत्ति से पहले या बाद वाली आवृत्ति अधिक हो, बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति है ना, उससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति यदि ज़्यादा हो या उसके बाद वाले की आवृत्ति ज़्यादा हो, या दूसरा केस बहुलक मूल्य जो है वो बहुलक वर्ग सीमा से बाहर आए, तब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। इस प्रकार से ये 3 सूत्र हम लगाएंगे बहुलक वर्ग पर। अब बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करें, उसके लिए वही निरीक्षण रीति। सबसे पहला है निरीक्षण रीति, ये न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हमने ये लिया। वर्ग ये दे रखे हैं, ये F आवृत्ति दे रखी है। देखिए, आवृत्ति नियमित है, 6, 16, 38 लगातार बढ़ी, फिर 38 के बाद 16, 6, 2 वापस घटी, और अधिकतम आवृत्ति केंद्र में है। तो निरीक्षण से मालूम पड़ गया कि अधिकतम आवृत्ति ये है, इसका मतलब बहुलक वर्ग हो गया 16 से 17, ये लिखा बहुलक वर्ग 16 से 17। अब इस वर्ग पर हमको फार्मूला लगाना है, आरोही क्रम है तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, z = L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 लोअर लिमिट कितना है, 16, ये 16 लिखा। F1 उसकी स्वयं की आवृत्ति 38, ये 38 माइनस F0 मतलब पहले वाली 16, ये 16 लिख दिया। 2F1 2 इंटू 38 माइनस F0 वही 16, और माइनस F2 38 के बाद वाली आवृत्ति भी 16 है, तो ये भी हमने यहाँ 16 लिखी, और इंटू I इंटरवल 16-17 में केवल 1 का वर्गांतराल है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 16 एज इट इज, 38 माइनस 16 22, और ये 76 माइनस ये 32, 22/44 0.5 आया, तो 16.5, तो 16.5
बहुलक वर्ग के अंदर ही आता है। इसका मतलब हमारा सवाल भी सही है, बहुलक मूल्य भी सही निकला है। ये निरीक्षण रीति हो गई। अब लेते हैं समूही रीति। समूही रीति कब काम में लेंगे, ये हमने इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है पार्ट 8, उसमें हमने सिचुएशन बताई है कि किन किन परिस्थितियों में हम समूही रीति का प्रयोग करते हैं। 4 स्थितियां मैंने उसमें बताई थी। अब यहाँ मैं समय बचाने के लिए डायरेक्ट समूही रीति में ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। समूही रीति में क्या करना पड़ता है, आवृत्ति के 6 कॉलम बनाने पड़ते हैं ना, तो यह हम आवृत्ति के हमने 6 कॉलम ये बना दिए हैं। ये वर्ग यहाँ दिया हुआ है, ये वर्ग, इतने सारे वर्ग दे रखे हैं। फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, गिवन फ्रीक्वेंसी, जो प्रश्न में आवृत्ति दी हुई है एज इट इज फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इस सवाल में हम समूही रीति क्यों लगा रहे हैं। तो आप आवृत्ति देखिए, 4 के बाद 44, 37, 27, 5, फिर वापस 8, 12, फिर 2 अनियमित है, अर्थात बढ़ रही है, घट रही है, फिर बढ़ रही है, घट रही है, अनियमित है, पहला कारण। दूसरा कारण, जैसे अधिकतम आवृत्ति 44 दिख रहा है लेकिन बिल्कुल एक तरफ है, सेंटर में नहीं है। इस कारण से हम समूही रीति लागू कर रहे हैं। पहले कॉलम में दी हुई आवृत्ति हमने लिख दी जो प्रश्न में दे रखी है। दूसरे कॉलम में क्या करना पड़ता है, प्रारंभ से 2 का योग, 4 और 44 का योग 48, 37 और 27 64, 5 और 8 13, 12 और 2 14, 1 बच गया, छोड़ दीजिए। चलिए तीसरा कॉलम, तीसरे में क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ के 2 का योग। फर्स्ट मतलब ये 4 को छोड़ दो, 44 और 37 इन दोनों का टोटल हो गया 81, 27 और ये 5 ये हो गया 32, 8 और 12 20, 2 और 2 4, तीसरा कॉलम भी हो गया। चौथे में क्या करना, प्रारंभ से 3 का योग करना, तो 4, 44 और 37 इनका टोटल करें 85, ये 85 आ गया, ये ब्रैकेट बना दिया तीनों का, ये 85 सेंटर में लिखना पड़ता है योग हमेशा। फिर है 27, 5 और 8 ये हो गया 40, इन तीनों का टोटल ये 40 हो गया। फिर 12, 2 और 2 ये 16, ये 16 हो गया। चलिए चौथा कॉलम हो गया। पांचवें में क्या करना, फर्स्ट आवृत्ति को छोड़ के 3 का योग, 4 को छोड़ दो, 44, 37, 27 इन तीनों का टोटल हो गया आपका 108। फिर 5, 8 और 12 इन तीनों का टोटल हो गया 25, 2 और 2 बच गए, छोड़ दो क्योंकि 3 का सेट नहीं बन रहा है। चलिए लास्ट छठा कॉलम, क्या करना, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देना है दोनों को, फिर 3 का योग करना है, इन दोनों को छोड़ो, 37, 27 और ये 5 इन तीनों को अगर अपन जोड़ें ये हमारा आता 69, ये ब्रैकेट बना के 69। फिर है 8, 12 और 2 ये हो गया 22, ये 22, ये 2 छोड़ दो, सेट नहीं बना। चलिए ये तो हो गया ग्रुपिंग टेबल। अब क्या करना, एनालिटिकल टेबल बनाना है, तो एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हर कॉलम में जो हाईएस्ट है उसको राउंड बना देते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में 44 हाईएस्ट है, राउंड कर दिया, सेकंड में 64 हाईएस्ट, थर्ड में 81, फोर्थ में 85, 5 में 108 और 6 में 69, ये राउंड कर दिए। अब हमको बनाना है टेली बार, जो हाईएस्ट है उसके लिए हम टेली बार बनाते जाते हैं। फर्स्ट में जैसे 44 हाईएस्ट है और ये सिंगल है, किसी का टोटल नहीं है ना, तो इसके सामने हमने एक बार बना दिया। आप चाहें तो अपन यहाँ भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ बना के बताता हूँ। 44 जैसे ये एक बार बन गया। अगले में 64 किसका टोटल है, 37 और 27 दोनों के सामने एक एक बार। फिर 81 किसका टोटल है, 44 और 37, ये 44 और ये 37। 85 4, 44 और 37, ये 4, ये 44 और ये 37। 108 44, 37 और 27, 44, 37 और 27। 69 37, 27 और 5, ये 37, ये 27 और ये 5। ठीक है ना, हर कॉलम में जो हाईएस्ट था उसके सामने टेली बार लगाए, एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब इनका अपन टोटल करते हैं, ये 1, 4, 5, 3 और 1। हाईएस्ट टोटल है 5, इससे रिलेटेड ग्रुप आ गया 22 से 27, ये बहुलक वर्ग आ गया 22 से 27।
अब हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आरोही क्रम है इसलिए L1 प्लस वाला ही फार्मूला चलेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए z इक्वल टू L1 प्लस, ये हमारा जो फार्मूला लिख दिया, L1 लोअर लिमिट यहाँ 22 है, ये लिख दिया। F1 इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 37, ये लिख दिया। F0 इससे पहले वाली कितनी है 44, ये लिखा। फिर नीचे 2F1 F0 और F2 कितना है 37 के बाद 27 है, ये लिख दिया। इंटरवल 5 है, 22 और 5 27, 5 का इंटरवल है, ये लिखा। अब इनको सॉल्व कर, ये माइनस में आ गया और ये अपना 22 माइनस 11.67 10.33, ये उत्तर गड़बड़ हो गया। अब हमारा बहुलक मूल्य यहाँ कितना आ रहा है 10.33, बहुलक वर्ग क्या है 22 से 27, तो हमारा बहुलक जो है वो इस बहुलक वर्ग सीमा से बाहर चला गया। इट मीन्स ये फार्मूला नहीं लगेगा, हमको लगाना पड़ेगा अल्टरनेटिव फार्मूला, वैकल्पिक सूत्र। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि इसका हम उपयोग करके देख लें, क्योंकि आवृत्ति घनत्व परीक्षण वाला मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने अभी ये क्वेश्चन ले लिया। देखिए अब वैकल्पिक सूत्र z इक्वल टू L1 प्लस F2 ओपन F2 प्लस F0 इंटू आई। L1 तो वही 22, F2 मतलब बाद वाली आवृत्ति 27, F2 प्लस F0 44 इंटू 5 इंटरवल हो गया 135/71, ये 23.9 उत्तर आया, ये सही है, ये इस वर्ग सीमा के अंदर भी आ रहा है। अब हम ध्यान रखें, हम चाहते तो ये फार्मूला पहले ही लगा देते, इतना सारा ये नहीं करते, लेकिन हम ये प्रैक्टिकल करके देखना चाह रहे थे, है ना। वैसे तो हमें यही मालूम पड़ गया था कि हमारा बहुलक वर्ग जो है वो 37 है, इससे जस्ट पहले वाली आवृत्ति कितनी है 44, ज़्यादा है ना। इसका मतलब ये उत्तर हमारा आउट हो सकता था, ये हमें मालूम पड़ गया, ये मैंने यहाँ लिखा भी है। बहुलक वर्ग की आवृत्ति से पहले या बाद वाली आवृत्ति अधिक हो तो ऐसा हो सकता है ना, और हुआ ये। इसलिए हमको ऐसी स्थितियों में वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करना है। और कुछ एग्जाम्पल अपन इसके बाद देखते हैं। हाँ, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है जिसमें अवरोही क्रम में मूल्य दिए हुए हैं, वर्गांतर तो है ना, सतत श्रेणी चल रही है, लेकिन वर्ग है वो अवरोही क्रम में है। और फ्रीक्वेंसी देखिए कंटिन्यू है, नियमित वाली आवृत्ति है, लगातार बढ़ रही है फिर लगातार घट रही है। निरीक्षण रीति से हमको मालूम चल रहा है कि अधिकतम आवृत्ति 28 है, अर्थात बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50। ये बहुलक वर्ग 40 से 50, फार्मूला कौन सा चलेगा L2 माइनस वाला। क्यों? क्योंकि अवरोही क्रम में बड़ी सीमा लेनी है और माइनस करना है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अवरोही क्रम में हमको ये फार्मूला लेना है। इसकी L2 अपर लिमिट कौन सी है 50, ये 50 लिख दिया, माइनस F1 उसकी खुद की आवृत्ति 28, ये 28, F0 इससे पहले वाली आवृत्ति तो 28 से पहले 20 है, ये 20, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F2 कौन सा है जस्ट बाद वाली 12 है ना, ये 12, और I वर्गांतर 10 का अंतर, ये 10 का अंतराल, 28 में 20 गया 8, और ये 56 में से 32, ये 24 80 हो गया, ये 3.33, 50 में 3.33 46.67। देखिए बहुलक वर्ग के अंदर आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, समावेशी श्रेणी वाला लेते हैं। माध्यिका में भी मैंने आपको बताया था, माध्यिका में भी सूत्र में L1 का L2 का उपयोग हो रहा था, यहाँ भी L1 L2 का उपयोग होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी यदि फार्मूले में लिमिट का यूज़ होता है और समावेशी श्रेणी है तो हमें अपवर्जी में बदलनी पड़ेगी। या तो पूरी श्रेणी को अपवर्जी में बदलें, या सबका काम नहीं है तो जो वर्ग सेलेक्ट होता है उसको ही हम अपवर्जी में बदल लें। देखिए यहाँ पर ये समावेशी है, क्या पहचान है, एक का अंतर होता है, जैसे 5 है तो 6 हो गया, 10 है तो 11 हो गया, है ना। अपर लिमिट रिपीट नहीं होती है, इसलिए ये समावेशी है। यहाँ पर देखिए नियमित है आवृत्ति, लगातार बढ़ रही है लगातार घट रही है, केंद्र में आवृत्ति है 32 हाईएस्ट है, वर्ग या 16 से 20, लेकिन ये तो समावेशी है,
अपवर्जी के लिए 0.5 घटाना पड़ता है और 0.5 जोड़ना पड़ता है। तो इसमें 0.5 घटाया और ये 0.5 जोड़ दिया, है ना। और आरोही क्रम है ना, तो L1 वाला फार्मूला चलेगा। यहाँ लोअर लिमिट 15.5, F1 खुद की आवृत्ति 32, F0 16, F2 24 और वर्ग अंतराल है 5 का। ये 32, 16 और ये 5 वर्ग अंतर, इनको हमने सॉल्व किया। ये वही 80/24 और 3.33, इनको जोड़ दिया 18.83, ये आंसर आ गया। ये दो और वैरायटी हो गई। अब हम लेते हैं इसके गुण। बहुलक के क्या गुण हैं? तो एक तो सरल है, इजी वे में, व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में तो हम देखते ही बता देते हैं, केवल सतत में ही फार्मूला लगता है। फिर है चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्या हैं, इसका कोई प्रभाव होता नहीं है, क्योंकि बहुलक वर्ग या बहुलक तो बीच में ही, केंद्र में ही अधिकतम आवृत्ति होती है। बिंदु रेखीय रीति से गणना संभव। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम पता लगा लेते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से भी पता लगा लेंगे। हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम में अपन देखें, सबसे ऊंचा जो आयत बनता है ना, उसके क्रॉस में यदि हम मिलाते हैं, हमारा हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें आप देखें, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी, वहाँ पर भी आपको हिस्टोग्राम से बहुलक की गणना कैसे होती है वो समझा रखा है ना। नेक्स्ट दोष क्या है? अस्पष्ट और अनिश्चित है। यदि आवृत्ति, सभी आवृत्तियां बराबर हो गई तो बहुलक नहीं निकलेगा। 2 या 2 से अधिक बार अधिकतम आवृत्ति आ जाए तो भी हम बहुलक इजी में मालूम नहीं कर पाते हैं, तो वो अस्पष्ट हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसलिए नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है? कार्ल पियर्सन ने तो ये फार्मूला दिया था, इस पर हमने क्वेश्चन भी किया है। Z = 3m - 2x बार, 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। अब ये रिलेशन श्रेणी के जो विभिन्न मूल्य है ना, उनका वितरण किस प्रकार से है, उसके आधार पे भी हम रिलेशन बता सकते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। यदि सम्मित वितरण है, श्रेणी के सभी मूल्यों का सम्मित वितरण है कि लगातार बढ़ रहे हैं फिर लगातार घट रहे हैं, बीच में ही अधिकतम है, 50-50% वैल्यू दोनों तरफ है ना, तो केंद्र में देखिए हाईएस्ट है, इसलिए तो Z होता है, और 50-50 दोनों तरफ है तो माध्यिका भी यही है। हम तो ये ध्यान रखें कि यदि 50-50% है और सम्मित वितरण है तो तीनों बराबर होंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों बराबर होंगे और तीनों सेंटर में होंगे। यदि सम्मित नहीं है तो असम्मित हो सकता है। असम्मित में फिर 2 प्रकार हैं, धनात्मक विषमता या ऋणात्मक विषमता। सम्मितता का अभाव, इसी को विषमता कहते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं, ठीक है ना। धनात्मक विषमता, धनात्मक का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम है, टावर है आपका, उसके राइट साइड में अधिकतम मूल्य होंगे, उसको धनात्मक विषमता कहते हैं। ऋणात्मक विषमता मतलब जो मैक्सिमम है उसके लेफ्ट साइड में अगर अधिकतम मूल्य है तो वो ऋणात्मक विषमता कहलाती है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जो पीक है वो तो Z यहाँ है, यहाँ भी पीक है, वो Z हो गया। अब बात आती है x बार और m कहाँ होंगे, तो अधिकतम मूल्य जहाँ है वहाँ x बार होता है। यहाँ अधिकतम मूल्य इधर है तो हमने x बार इधर बना दिया, यहाँ अधिकतम मूल्य इस तरफ है तो हमने x बार इधर बना लिया। माध्यिका कहाँ होगी, तो माध्य और बहुलक के बीच में माध्यिका होती है। ये माध्य, ये बहुलक, दोनों के बीच में माध्यिका, ये माध्य और बहुलक दोनों के बीच में माध्यिका, ठीक है। अब इधर हम देखें तो सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है, x बार, उससे छोटा m और सबसे छोटा z, ये हमने लिख दिया, x बार ग्रेटर देन m ग्रेटर देन z। यहाँ पर सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है, z, सबसे छोटा x बार, तो यहाँ x बार लेस देन m लेस देन z। ये विषमता के और सम्मितता या असम्मितता के आधार पर तीनों में संबंध हुआ माध्य, माध्यिका, बहुलक में। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।